नमस्कार मित्रों। यदि आप जीवन बीमा या गैर जीवन बीमा की एजेंसी का एग्जाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो में मैं आपको इंश्योरेंस के शुरुआत इंश्योरेंस का किस तरह से हुआ, इसके बारे में जो हम लोगों के विषय वस्तु पाठ्यक्रम का हिस्सा है उसकी चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं। शायद आप जानते होंगे, इंश्योरेंस की शुरुआत लंदन के लॉयड्स कॉफी हाउस से हुई। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। लंदन में लॉयड्स कॉफी हाउस में उस समय के मेरीन इंडस्ट्री के समुद्र में जिनका शिप के द्वारा उनका बिजनेस आता था, ट्रांसपोर्टेशन शिप के माध्यम से उनके गुड्स का एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था। वो शिप के जो ऑनर्स हुआ करते थे, मेरीन इंडस्ट्री उस समय बहुत फ्लॉरिश कर रहा था और वो जो ऑनर्स हुआ करते थे वहाँ पे लंदन कॉफी हाउस में उनका मीटिंग हुआ करता था। तो उनके पास एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कभी किसी का शिप अगर पानी में डूब जाए या किसी तरह का हादसा उनके शिप के साथ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई पायरेट्स के द्वारा उनका शिप लूट लिया जाए, ऐसी स्थिति में उन्हें बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता था। तो वो लोग किसी भी तरीके से इस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश के जद्दोजहद में लगे हुए थे। तो उनके पास एक सॉल्यूशन आया कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा पुल बनाए, एक ऐसा फंड बनाए जहाँ पे हमारा शिप निकलने से पहले सारे लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें, अपना अपना योगदान दे वहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट, ताकि जिनके साथ भी वो हादसा हो उस फंड से, उस पुल से पैसा निकाल के उनको दे दिया जाए और उनका जो भी क्षति उनको हुई है वो क्षतिपूर्ति इस पुल में रखे हुए पैसे के द्वारा हो जाए। तो ये एक सॉल्यूशन बड़ा इफेक्टिव रूप से उन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद ये सिस्टम जब उन लोगों ने डेवलप किया कि एक पुल बनाया और उसमें सब लोगों ने शुरू में एक कॉन्ट्रीब्यूशन डाल दिया और शिप जिनके साथ भी उस वर्ष में शिप की दुर्घटना होती थी शिप के साथ, उस व्यक्ति को उस पुल से पैसा निकाल के दे दिया जाता था। इस तरह से इंश्योरेंस का शुरुआत हुआ। तो ये प्रश्न आपको परीक्षा में आता है कि इंश्योरेंस का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो लॉयड्स से हुआ। लंदन के लॉयड्स कॉफी हाउस से इंश्योरेंस का शुरुआत हुआ। उसके बाद ये सिस्टम और लोगों ने अडॉप्ट किया। धीरे धीरे ये इंश्योरेंस कंपनी का रूप ले ली। एक इंश्योरेंस कंपनी इस तरह से लोगों का पूलिंग करना शुरू की और वो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग पुल बना के जिनके साथ उस तरह की घटना होती थी उन लोगों को पुल से पैसा निकाल के दिया जाता था। धीरे धीरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गई, डेवलप हो गई। और हमारे देश में भी इसका बहुत लंबा इतिहास है। लेकिन बहुत सारी कंपनी थी, आज़ादी से प्री इंडिपेंडेंस भी बहुत सारी कंपनी थी। लेकिन हम जो बात करेंगे यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। हमारा आप जानते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया वो 1956 में किया गया, आप जानते होंगे। और संसद में कानून पास करके भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन 1956 में किया गया। इस तरह से जितनी भी जीवन बीमा कंपनी थी उनको एक में मिला के भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन 1956 में संसद के कानून के द्वारा किया गया। उसके बाद भी गैर जीवन बीमा, साधारण बीमा जिसको आप कहते हैं जनरल इंश्योरेंस, जिसमें गाड़ी का और इंडस्ट्री वगैरह का बीमा होता है, वो उनका अभी भी नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था। उनका नेशनलाइजेशन, उनका राष्ट्रीयकरण जो है वो 1972 में किया गया। तो ये दो वर्ष आपको याद रखना है, दो तिथि याद रखना है आपको। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम का संसद में कानून पास करके भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन किया गया, बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को मिला करके। और उसके बाद 1972 में जो प्राइवेट कंपनी थी जनरल इंश्योरेंस, गैर जीवन बीमा के क्षेत्र में जो प्राइवेट कंपनी थी, उनका जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1972 में किया गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जितनी भी बीमा कंपनी, चाहे वो जीवन बीमा हो या गैर जीवन बीमा हो, वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, एक भारत सरकार की संस्था के रूप में हमारे देश में काम कर रही थी। लेकिन आगे चल के जब 90 का दशक शुरू हुआ, उस समय कुछ ऐसा मार्केट में
वो दौर जो था वो ग्लोबलाइजेशन का दौर था। उस दौर में लोगों को ये महसूस हुआ कि ये जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को सिर्फ पब्लिक सेक्टर, एक सरकार की संस्था, जो जीवन बीमा का इतना बड़ा बाजार हमारे देश में है, उसको सिर्फ एक कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी उसको कवर नहीं कर पाएगी। और जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी ऐसा ही महसूस किया गया। तो लोगों को का ये सरकार पे इस तरह का प्रेशर पड़ा कि भाई आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ओपन करिए, और ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, विदेशी कंपनी को भी इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करने का परमिशन दीजिए, और हमारे देश की जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी है उनको भी इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करने का मौका दीजिए। तभी ये पूरे इतनी बड़ी जनसंख्या को कवर किया जा सकता है और सभी को इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन सही ढंग से दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर एक हमारे लिए जो प्रश्न पूछने वाला, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, वो ये है कि मल्होत्रा सरकार पे जब इस तरह का प्रेशर पड़ा प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनी के द्वारा कि हमें भी इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में अवसर दिया जाए, एक काम करने का मौका दिया जाए, तब सरकार एक मल्होत्रा कमेटी का गठन की। उस समय रिजर्व बैंक के एक रिटायर्ड गवर्नर थे RN मल्होत्रा, वो उस कमेटी के अध्यक्ष बने, इसीलिए इस कमेटी का नाम दिया गया मल्होत्रा कमेटी। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि मल्होत्रा कमेटी का गठन किस क्षेत्र के लिए किया गया। बहुत सारे, यहाँ तक कि यूपीएससी परीक्षा में भी कई बार ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप मल्होत्रा कमेटी का गठन किस क्षेत्र में के लिए किया गया था। तो मल्होत्रा कमेटी का गठन इंश्योरेंस के क्षेत्र के लिए किया गया था। और आपको जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये कि मल्होत्रा कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1993 में मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया था। मल्होत्रा कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो रिजर्व बैंक के रिटायर्ड गवर्नर RN मल्होत्रा थे। उन्हीं के नाम से इस कमेटी का नाम ही मल्होत्रा कमेटी हुआ। तो मल्होत्रा कमेटी का गठन 1993 में किया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में जो ये उसका जो प्राइवेटाइजेशन कह लीजिए या ग्लोबलाइजेशन कह लीजिए, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इसमें किस तरह से उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए, इसके लिए मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया 1993 में। उसके बाद मल्होत्रा कमेटी का रिपोर्ट 1994 में आया। लेकिन मुख्य रूप से जो हमें प्रश्न पूछा जाता है वो कि मल्होत्रा कमेटी का गठन 1993 में हुआ। ये 1993 मल्होत्रा कमेटी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मल्होत्रा कमेटी ने रिपोर्ट तो 1994 में दे दिया, लेकिन जब उन्होंने इस तरह का रिकमेंडेशन दिया कि भाई आप प्राइवेट कंपनी हो, विदेशी कंपनी मिल करके हमारे यहाँ इंश्योरेंस का काम कर सकती है, उनका भी उनका भी कंक्लूजन यही था कि एक सिर्फ पब्लिक सेक्टर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उनका रिकमेंडेशन, उनका अनुशंसा जब सामने आया तो बहुत सारा विरोध भी हुआ पार्लियामेंट में, लेफ्ट पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज के द्वारा कि नहीं, हमारे ये पब्लिक सेक्टर को हम इंश्योरेंस के सेक्टर में प्राइवेट कंपनी को या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह का विरोध चलता रहा और उसके बाद फाइनली 2000 में कह लीजिए या 1999 और 2000 में ये जो उनका रिकमेंडेशन था उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। सबसे पहले सरकार ने एडा का गठन किया 2000 में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन 2000 में किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एडा की स्थापना कब की गई थी। तो 2000 में किया गया एडा का स्थापना। और उसके बाद प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनी को मिल करके जॉइंट वेंचर में यहाँ काम करने का परमिशन दिया गया। तो उसके बाद से ये जो अभी हमारे यहाँ सिस्टम है इंश्योरेंस में, चाहे वो जीवन बीमा हो, गैर जीवन बीमा हो, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी, सार्वजनिक कंपनी है और गैर सरकारी कंपनी भी है। तो इस तरह से मिल करके काम कर रही है। तो हमने देखा ये जो बीमा है ये क्या है। जैसे लॉयड्स कॉफी हाउस में हमने देखा था ये बीमा की शुरुआत हुई, तो वहां पर क्या किया लोगों ने, एक पुल बनाया और पुल में सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, और जिसके साथ भी वो दुर्घटना हुई उसको, उस व्यक्ति को पुल में से पैसा निकाल के दे दिया गया। तो बीमा का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो बीमा क्या है। बीमा वो उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन देकर
उस पुल में अपना कंट्रीब्यूशन देकर अपने जोखिम का हस्तांतरण किया। उनके ऊपर जो जोखिम हमेशा उनके मन में जो डर बना रहता था कि हमारा शिप गया है, हो सकता है पायरेट्स के द्वारा लूट लिया जाए या कोई दुर्घटना हो जाए हमारे शिप के साथ, तो ये डर हमेशा जो बना रहता था उसके कारण वो अपने दूसरे काम को शांतिपूर्वक नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जोखिम को हस्तांतरित कर दिया और उसके बाद वो जो पुल बना करके उसमें कंट्रीब्यूशन देने के बाद वो शांतिपूर्वक अपने दूसरे कार्य में लग गए और उनकी जो चिंता थी, उनका जो जोखिम था उसका ट्रांसफर उसके ऊपर हो गया। तो बीमा का अगर डेफिनेशन हमें एक लाइन में पूछा जाए तो बीमा क्या है? बीमा रिस्क का ट्रांसफर है, जोखिम का हस्तांतरण है। बीमा क्या है? बीमा जोखिम का हस्तांतरण है। आपने देखा कि वो लॉयड्स कॉफी हाउस में जो शिप मर्चेंट्स थे, मेरीन इंडस्ट्री के जो टाइकून्स थे, उन लोगों ने क्या किया, अपने जोखिम को, अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया उस पुल के ऊपर कंट्रीब्यूशन देके। तो बीमा क्या है? बीमा जोखिम का ट्रांसफर है, रिस्क का हस्तांतरण है। और अगर दूसरे शब्दों में बीमा को आप डिफाइन करेंगे तो ये भी आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों की क्षति को, जैसे आपने देखा मान लीजिए 100 लोग थे लेकिन शिप तो 2 लोगों का क्षतिग्रस्त हुआ या दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो कुछ लोगों की क्षति को बहुत लोग मिल करके पूरा करते हैं। तो बीमा को आप इस रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या बीमा में क्या होता है? कुछ लोगों की क्षति को बहुत लोग मिल करके पूरा करते हैं, कुछ लोगों के नुकसान को बहुत लोग मिल करके पूरा करते हैं। तो आप बीमा का 2 डेफिनेशन हम लोगों के सामने आए। जो प्रश्न हमारे परीक्षा में रहता है, विकल्प में रहेगा, बीमा क्या है? जोखिम का हस्तांतरण है। जोखिम का हस्तांतरण को क्या कहते हैं? रिस्क ट्रांसफर को क्या कहते हैं? जोखिम हस्तांतरण को बीमा कहते हैं, इंश्योरेंस कहते हैं। बीमा क्या है? कुछ लोगों की क्षति को बहुत लोग मिल करके पूरा करते हैं। आप देखिए, वो 100 लोग हैं, मान लीजिए, उन लोगों ने 100 लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया लेकिन दुर्घटना 2 लोगों के साथ हुई, तो ये 2 लोगों की क्षति को कितने लोग मिल करके? 100 लोग मिल करके पूरा किए। तो बीमा क्या है? कुछ लोगों की क्षति को बहुत लोग मिल करके पूरा करना, यही बीमा है। ये हमारे पास 2 डेफिनेशन आया। उसके बाद आपको समझना, मैंने बताया उन लोगों ने पुल बनाया, तो बीमा में क्या होता है? रिस्क पूलिंग होता है। मतलब अलग अलग रिस्क का, अलग अलग जोखिम का अलग अलग पुल बनाया जाता है उसमें, और जिनके साथ वो घटना होती है उसमें से, उस पुल में से पैसा निकाल के दिया जाए। तो रिस्क पूलिंग भी आपको समझना पड़ेगा। रिस्क पूलिंग ये हुआ कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए कोई 50 वर्ष का व्यक्ति जो बीमा करा रहे हैं उनका पुल अलग बनेगा, कोई एक 30 साल के यंग लोग हैं उनका पुल अलग बनेगा, क्योंकि 50 वर्ष के लोगों की मृत्यु की संभावना, जो उनका जो मॉर्टेलिटी रेट है वो अधिक है, इसलिए उनका एक अलग पुल बनेगा, उनका प्रीमियम, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें अधिक जाएगा। और ये जो 30 साल के यंग लोग हैं उनका कम कॉन्ट्रीब्यूशन, कम प्रीमियम लगेगा। तो इस तरह से अलग अलग जोखिम का अलग अलग पुल बनाया जाता है, इसीलिए इसे रिस्क पूलिंग कहते हैं। जैसे हम बड़े बड़े सिटी में कभी कभी देखते हैं कार पूलिंग होता है। जैसे कोई लोग हैं एक जगह से, उनका दिल्ली में मान लीजिए उनका ऑफिस कनॉट प्लेस में है, 5 लोग हैं, 5 अपनी अपनी गाड़ी से कनॉट प्लेस जाते हैं। तो वो फिर उन लोगों ने क्या किया? कार पूलिंग शुरू किया, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन सेम है, एक ही जगह उन्हें जाना है, तो क्यों ना एक ही कार पे पांचों लोग बैठ करके जाएं, 5 गाड़ी में पेट्रोल कंजम्पशन को कम कर सकते हैं वो इस तरीके से। तो ये पुलिंग अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए लोगों ने अलग अलग पुलिंग, जिनका लाजपत नगर जो लोग थे 5 लोग, उन लोगों ने एक अलग कार पुलिंग शुरू किया। जिनका दफ्तर धौला कुआं एरिया में है, उन लोगों ने अलग कार पूलिंग शुरू किया। तो ये इस तरह से ये रिस्क पूलिंग है कि अलग अलग रिस्क का एक अलग सा पुल बनाया जाता है। तो थोड़ा सा मैं इस एनालॉजी के माध्यम से आपको रिस्क पूलिंग को समझाने का थोड़ा कोशिश किया कि बीमा क्या है? बीमा जोखिम का हस्तांतरण है रिस्क पूलिंग के द्वारा। बीमा क्या है? कुछ लोगों की क्षति को बहुत लोगों के द्वारा पूरा किया जाता है। फिर आपने देखा कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जो जीवन बीमा की कंपनी, 1956 में इसका संसद में कानून पास करके इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और गैर जीवन बीमा में का 1972 में इसको राष्ट्रीयकृत किया गया। और उसके बाद ये बीमा क्या है? जोखिम का ट्रांसफर है। तो अब जोखिम को कैसे आप डील करते हैं? बहुत लोग जोखिम का ट्रांसफर करते हैं, बहुत लोग जोखिम उठाना ही नहीं चाहते हैं, बहुत लोग जोखिम को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, रोकथाम करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जो जोखिम को खुद अपने ऊपर वहन करते हैं, खुद अपने ऊपर लेकर चलते हैं। तो इस तरह से जोखिम को डील करने का मुख्य रूप से 4 तरीका हम लोगों के सामने मुख्य रूप से जो आता है वो 4 तरीका आता है। कुछ लोग बीमा करवा के जोखिम का हस्तांतरण करते हैं, कुछ लोग जोखिम को अपने पास रखते हैं, अब वो जोखिम का हस्तांतरण नहीं करते। जैसे
जोखिम का हस्तांतरण तो आप समझ गए, बीमा करवाना। और जो लोग जिन लोगों ने जोखिम का हस्तांतरण नहीं किया, उन्होंने जोखिम को अपने पास रखा, मतलब उस घटना से जो भी उससे रिलेटेड रिस्क है या उस रिस्क का जो प्रभाव है, जो नुकसान है, वो खुद झेलने का निर्णय लेना, ये हो गया रिस्क रिटेंशन, जोखिम अपने पास रखना, रिस्क रिटेंशन। और बीमा करवाना क्या हुआ? जोखिम ट्रांसफर करना, जोखिम का हस्तांतरण करना। रिस्क रिटेंशन क्या हो गया? जोखिम को अपने पास रखना, मतलब उसके कारण जो भी नुकसान होता है, जो क्षति होता है, जो भी रिस्क है या उसका प्रभाव है, उसको खुद झेलने का निर्णय लेना, ये एक रिस्क रिटेंशन हो गया। उसके बाद जोखिम बचाओ, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क लेना ही नहीं है। जैसे हमें फ्लाइट में कभी एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमें फ्लाइट से ट्रैवल ही नहीं करना है। गाड़ी में कार में दुर्घटना हो सकती है, तो हमें कार ड्राइव ही नहीं करना है। तो ये जो रिस्क अवॉइडेंस का जो स्ट्रैटेजी है, ये थोड़ा हमारे एंटी ग्रोथ है, ये हमारे डेवलपमेंट को, हमारे प्रोग्रेस को अवरुद्ध करता है, इसीलिए ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन हाँ, रिस्क ट्रांसफर करना एक बहुत अच्छी बात है, इंश्योरेंस कराना। इससे हम क्या फायदा है? इससे हम शांतिपूर्वक अपने दूसरे काम को कर सकते हैं। तो रिस्क ट्रांसफर एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है रिस्क को डील करने का। और बहुत सारे लोग रिस्क रिटेंशन करते हैं, जो रिस्क को अपने ऊपर वहन करते हैं, और उसके कारण जो भी रिस्क हो या उसके प्रभाव हो, उसको खुद झेलने का निर्णय लेते हैं। और रिस्क रोकथाम भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि यदि हम इंश्योरेंस कराए हैं, जोखिम को ट्रांसफर किए हैं या रिस्क रिटेंशन ही किए हैं, फिर भी हमें जोखिम को रोकथाम करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे हमारा बाइक है, तो बाइक को बाइक का मैंने इंश्योरेंस कराया है, तो जोखिम को ट्रांसफर किया है। उसका इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो जो रिस्क रिटेंशन हम कर रहे हैं, अगर उसके साथ कुछ घटना होती है, दुर्घटना होती है, चोरी होता है, तो खुद हम दूसरा बाइक अपने पैसे से हमें परचेस करना होगा, या उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता है, उसका रिपेयर हमें खुद कराना पड़ेगा। तो ये रिस्क रिटेंशन हुआ। और जोखिम रोकथाम हमें निश्चित रूप से करना चाहिए रिस्क के साथ। ये जो एक बहुत अच्छी बात है कि हमें कुछ भी हो, चाहे हम उसका जोखिम ट्रांसफर किए हो, फिर भी उसके साथ कोई घटना ना हो, उसे सेफ रखना चाहिए। उसके चलाने से पहले उसको सर्विसिंग प्रॉपर होना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि इसका तो इंश्योरेंस हो गया, इसका तो जोखिम हमने ट्रांसफर कर दिया है, तो इसके प्रति हम लापरवाह हो जाएं। ये एक मॉरल हैजार्ड है, तो इससे हमें बचना है। और बीमा करवाने के बाद भी हमें जोखिम रोकथाम, रिस्क प्रिवेंशन, जोखिम रोकथाम का कोशिश करना चाहिए। तो हमारे इससे जोखिम को किस तरह से हम डील करते हैं, इससे भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इस पे इतना एम्फेसिस आपको दे रहा हूं कि या तो जोखिम को मुख्य रूप से जो हमें सिखाया जाता है, वो 4 तरह से आपने डील करना है। या तो आप जोखिम ट्रांसफर करते हैं, सबसे अच्छी बात है, या आप जोखिम रिटेंशन अगर करते हैं, अपने ऊपर आप निर्णय लेते हैं कि जो भी होगा, वो नुकसान की भरपाई हो या रिस्क से रिलेटेड जो भी प्रभाव हो, उसका खुद झेलने का निर्णय लेना, ये रिस्क रिटेंशन हो गया। और रिस्क अवॉइडेंस आप समझ गए, जोखिम बचाओ, जोखिम रिस्क उठाना ही नहीं है, लेकिन ये एक और फिर जोखिम रोकथाम, रिस्क प्रिवेंशन, हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए रिस्क प्रिवेंशन का। यदि हम उसका इंश्योरेंस करा लिए हो, रिस्क ट्रांसफर कर दिए हो, फिर भी हमें जोखिम रोकथाम के लिए प्रयास करना चाहिए। और आपने देखा जोखिम ट्रांसफर, बीमा करवाना, और बीमा कंपनी भी अपने जोखिम को ट्रांसफर करती है। उनके ऊपर भी बहुत लोगों का जो वो इंश्योरेंस करती है, तो उनके ऊपर जो जोखिम आता है, तो बीमा कंपनी जब अपने जोखिम को ट्रांसफर करती है, वो एक पुनर्बीमा कंपनी पर अपने जोखिम को ट्रांसफर कर सकती है। जैसे हमारे देश में GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, वो एक पुनर्बीमा कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC। तो अभी वो पुनर्बीमा के रूप में हमारे देश में काम कर रही है। तो बहुत सारी बीमा कंपनी अपने जोखिम को भी ट्रांसफर करती है। तो इस प्रक्रिया को री इंश्योरेंस कहते हैं। ये जो जब बीमा कंपनी अपने जोखिम को ट्रांसफर करती है, तो इस प्रक्रिया को री इंश्योरेंस कहते हैं। और वो जो कंपनी जिनके ऊपर वो अपने जोखिम को ट्रांसफर करती है, वो उस कंपनी को पुनर्बीमा कंपनी कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, हमारे देश में GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, वो एक पुनर्बीमा कंपनी है। और अगर री इंश्योरेंस होता है, पुनर्बीमा होता है, तो उसमें क्या है कि ये जो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी थी, उस समय वो ग्राहक बन जाता है, और वो जो पुनर्बीमा कंपनी है, वो बीमा करता, यानी बीमा कंपनी का काम करती है। तो री इंश्योरेंस आपने समझ लिया। और बीमा क्या है? जोखिम का ट्रांसफर है, रिस्क ट्रांसफर, जोखिम का हस्तांतरण है। और रिस्क पूलिंग के द्वारा जोखिम का हस्तांतरण है। रिस्क पूलिंग भी आप समझ गए। और यदि
बीमा में कुछ लोगों की क्षति को बहुत लोगों के द्वारा पूरा किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बीमा कोई अनुदान नहीं है। बीमा कंपनी किसी के साथ कोई घटना होती है तो बीमा कंपनी अनुदान के रूप में उसे पैसा नहीं देती, ये परस्परता के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत सारे लोग मिलकर कुछ लोगों की क्षति को पूरा करते हैं। तो इस तरह से ये जो इंश्योरेंस का जो बेसिक है, जिसका शुरुआत हमें ध्यान में रखना है कि बीमा का शुरुआत कहाँ से हुआ, लॉयड्स कॉफी हाउस से हुआ। लंदन के लॉयड्स कॉफी हाउस से बीमा का शुरुआत हुआ। हमारे देश में भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1956 में हुआ। और कैसे हुआ, संसद में कानून ला करके हुआ। और गैर जीवन बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1972 में हुआ। मल्होत्रा कमेटी का गठन कब हुआ, मल्होत्रा कमेटी का गठन 1993 में हुआ। एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई या कब से वो काम करना शुरू की, तो 2000 से वो काम करना शुरू की। 2000 से मल्होत्रा कमेटी ने तो अपना रिपोर्ट, मल्होत्रा कमेटी का गठन 93 में ही हुआ था, लेकिन ये कुछ पॉलिटिकल इंटरनल कंट्रोवर्सी के कारण ये इस प्रक्रिया में 6-7 साल लग गया। और 2000 में एडा की स्थापना हुई और प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनी एफडीआई को यहाँ पर हमारे देश में काम करने का, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने का परमिशन मिला। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें याद रखना है। बीमा क्या है, जोखिम का हस्तांतरण है, रिस्क ट्रांसफर। और रिस्क को कैसे और रिस्क के साथ डील करने के और क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं। लोग रिस्क रिटेंशन करते हैं, मतलब जोखिम को अपने ऊपर लेकर चलते हैं। दूसरा क्या है, जोखिम बचाओ, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क लेना ही नहीं है, फ्लाइट पे ट्रैवल करना ही नहीं है, रोड में निकलना ही नहीं है, तो दुर्घटना कैसे होगी। दूसरा रिस्क प्रिवेंशन, जोखिम रोकथाम। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। और जीआईसी जो है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, वो हमारे देश की एक पुनर्बीमा कंपनी है। पुनर्बीमा में क्या होता है, पुनर्बीमा में हमारी बीमा कंपनी पे जब बहुत रिस्क हो जाता है तो वो भी अपने रिस्क को ट्रांसफर करती है। वो किन के ऊपर ट्रांसफर करती है, पुनर्बीमा कंपनी के ऊपर ट्रांसफर करती है। पुनर्बीमा कंपनी जब वो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को पुनर्बीमा कहते हैं, री इंश्योरेंस कहते हैं। जब ये री इंश्योरेंस होता रहता है तब हमारा जो बीमा कंपनी है, जो हमारे लिए बीमा कंपनी है, वो बीमा करता हमारा है, इंश्योरर है हमारा, उस समय वो ग्राहक बन जाता है। और उसका इंश्योरर जो है वो कौन बनता है, वो पुनर्बीमा कंपनी बनती है। जैसे जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हमारे यहाँ एक पुनर्बीमा कंपनी है। धन्यवाद।